जो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। उनमें सबसे पहली बात ये है कि एआई का इस्तेमाल ज़्यादातर स्टूडेंट जो है चैट जीपीटी या जेमिनी या ऐसे सारे और कोई भी सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्स हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अंधाधुंध अपने मोटिवेशन लेटर को लिखने के लिए, स्टडी प्लान को या लेटर ऑफ इंटेंट को या रिसर्च एआई से लिखवा रहे हैं। ये हकीकतन ऐसे समझें कि आप खुद नहीं लिख रहे, किसी और से लिखवा के एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। दुनिया की काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट आ चुकी हैं जो विदिन मिनट्स आप लोगों को बता सकती हैं कि ये एआई जनरेटिव है या नहीं। जैसे टर्निट, तो ये वेबसाइट आपको चेक करके बता देगी कि ये जो स्टडी प्लान है, लेटर ऑफ इंटेंट है या मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर एआई का लिखा हुआ है। तो इसी सूरत में जैसे ये यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगी तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये इसने खुद नहीं लिखा, बंदा सीरियस नहीं है, इसको स्कॉलरशिप के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप लोगों को फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि मतलब आप इर्रेलेवेंट मेजर्स में अप्लाई करना। जैसे सपोज़ काफ़ी सारे बंदे इस तरह करते हैं कि पहले मेजर में आप लोगों ने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, दूसरे में आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी मेजर में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज़ इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो दूसरा, सेकंड, थर्ड और 12वें नंबर तक जितनी भी चॉइसेस हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या मतलब बैचलर से किसी भी रिलेटेड मेजर में ही होना चाहिए आपका। ऐसा ना हो कि एक चीज़ आपकी इंजीनियरिंग में हो और दूसरी आपकी आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो, इस तरह नहीं। कम से कम आपको वो मेजर सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपकी बैकग्राउंड हो, आपको कुछ नो हो, उस तरह का मेजर सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। उसके बाद तीसरी तीसरी ये है कि आपने अपना जो सोशल एक्सपीरियंस है, वॉलंटियर वर्क या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, मैनेजमेंट वाले जो भी सवालात हैं आपने फिल ही नहीं किए, 100% आपने खाली छोड़ दिए। तो इसके लिए बेहतर है कोई भी अगर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया हो, कोई कॉम्पिटिशन विन किया हो, कोई भी स्कॉलरशिप विन की हुई है, तो मेक श्योर करें कि उसको आप लाज़मी लिखें। ये आपके चांसेस बढ़ा सकती है। अगर नहीं लिखेंगे तो ये बैड इंप्रेशन जाएगा कि ही इज़ नॉट सोशली एक्टिव, तो ये आपके एप्लीकेशन के लिए सही साबित नहीं होगा। उसके बाद बैड स्कैन से इसके मुराद ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी स्कैन किए हुए हैं वो प्रॉपर्ली मतलब देखने में सही नहीं है। कोई चीज़ उनपे काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो सही नमूने से नज़र ही नहीं आ रहे। जैसे उसकी सीजीपीए है या उसमें मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट में आपको बिलर हैं या सही नमूने से नज़र नहीं आ रहे। मेक श्योर करें कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो प्रॉपर रीडेबल होने चाहिए, ताकि अगला अभी एडमिशन कमेटी में से जब भी आपका डॉक्यूमेंट खोले तो उसको हर चीज़ सुकून से पढ़ने को मिले। अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप उस मेजर से रिलेटेड उनको यूनिवर्सिटी को किस बंदे मतलब उसकी सीजीपीए कितनी है, रिक्वायरमेंट आइलेट्स है या नहीं है या कोई और चीज़ है, जो भी मतलब उनके रिक्वायरमेंट्स है आप उनको सही करके पढ़ें और मेक श्योर करें कि आपके सीवी में या आपके प्रोफाइल में वो सारी चीज़ें मौजूद हों जिनके लिए वो डिमांड कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप उसमें अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह आप अपने चांसेस कम करेंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे आप पूरा ही नहीं उतरते और फिर भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे समझिए आप अपना अटेम्प्ट ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे बंदे छठे नंबर पे मतलब कि हाई रैंक यूनिवर्सिटी के तरफ ही जाते हैं और जो उनके मतलब मेन सिटीज़ हैं जैसे अंकारा हो गया, इनका कैपिटल हो गया या इस्तांबुल हो गया, तो इन सिटीज़ में ही अप्लाई करते हैं, बाकी सिटीज़ का उनको पता नहीं। और इन्हीं सिटीज़ में ज़्यादा कंपटीशन होता है, जैसे बीजिंग, शंघाई हो गया चाइना में, तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फेमस। तो इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि इनके छोटे सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पे आप वर्क करें कि छोटे सिटीज़ कौन से हैं, उन छोटे सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, उनमें अप्लाई करें। उनका काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता होता और वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस एज़ कम्पेयर्ड बिग सिटीज़ ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पे है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी और लैंग्वेज में हैं, तो मेक श्योर करें कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके तुर्किश में या इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हों, फिर ही अपलोड किया करें। काफ़ी सारे बंदे होते हैं जैसे हमारे यहाँ इस्लामिक हिस्ट्री है उनकी उर्दू में होती है या सोशल स्टडीज़ हो गए, इस तरह के मेजर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होती है वो उर्दू में होती है या सिंधी में होती है या पश्तो में या पंजाबी किसी और लैंग्वेज में होती है। मेक श्योर करें जिस भी लैंग्वेज में है वो इंग्लिश में हो या तुर्किश में हो। अच्छा, उसके बाद 8वें नंबर ये है कि ऐसे ही वेरी जेनेरिक रिकमेंडेशन लेटर्स जैसा ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रोफेसर लिख देते हैं टू होम इट मे कंसर्न, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि भाई ये बंदा, इसको पता ही नहीं है कि इस मतलब स्टूडेंट के लिए जो
रिकमेंडेशन लिख रहा हूँ वो क्यों लिख रहा हूँ, और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, कौन सी कंट्री के लिए कर रहा है, तो इसको कुछ पता ही नहीं है, ना स्टूडेंट ने इसको बताया, ना खुद इसने कोई रिसर्च की है। तो बेहतर ये है कि आपके रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर जो है वो वेरी टू द पॉइंट हो, और उसके साथ साथ आप लोग टेलर मेड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, कि भाई उस बंदे ने आपको क्या पढ़ाया था, आपकी मार्क्स कितनी थी, उसने आपको ड्यूरिंग क्लास किस तरह पाया, आफ्टर क्लास उसने किस तरह पाया आपको, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन लेटर में लिखी हुई होनी चाहिए। और काफ़ी सारे नई बात यह है कि कभी भी आपको डेडलाइन का आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। उसके बाद 10वीं और मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी 10वें नंबर पे। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, चेकअप होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स हर जो भी आप चीज़ सीवी में लिख रहे हैं या आपके जो भी एकेडमिक ग्रेड्स है, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, मेक श्योर करें कि वो उसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन रियल होनी चाहिए, और हर चीज़ उसमें कोई भी एग्जैजरेशन ना करे, खामखा मतलब बढ़ा चढ़ा के मार्क्स बताना कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो वो भी लिख देना कि भाई मुझे आ रही है, क्योंकि ऐसे ही एक मर्तबा झूठ जब बंदा बोलता है उसको टैकल करने के लिए फिर उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि पहली मर्तबा ही झूठ ना बोला जाए। अभी बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपकी एप्लीकेशन ईज़िली एक्सेप्ट हो जाए। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी जो 12 चॉइसेस हैं उनको डाइवर्सिफ़ाई करें। 3 ऐसे करें कि टॉप टियर में लिखें, 3 ऐसी करें कि आपने बिल्कुल मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी जो है वो ना बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक हो, ना बहुत ही लो रैंक हो, उनमें होनी चाहिए। तो इस तरह आपके 6 ऑप्शंस चले जाएँगे। उसके बाद 6 जो है वो बिल्कुल ही कम मतलब स्मॉलर सिटीज़ हैं, उनमें रखें। जैसे पूर्णिया हो गया, अजमेर हो गया, ये इनके छोटे शहर हैं। तो इस तरह ये हो गया, इन केस अगर आप टॉप रैंक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से रिजेक्शन हो जाती है, तो आपकी मिडिल रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ में चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर मिडिल में नहीं तो फिर आपकी जो स्मॉल सिटीज़ हैं उनमें एप्लीकेशन आपकी ईज़िली एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो बिग सिटीज़ हैं। और उसके साथ-साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलाइन्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी सीवी में एक डेट मेंशन हो, अगर आपका मोटिवेशन लेटर है या लेटर ऑफ इंटेंट है तो उसमें कोई और चीज़ बता दें। जो भी स्टोरी है, जो भी कहानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स में, स्टडी प्लान में, रिसर्च प्लान में, सीवी में, लेटर ऑफ इंटेंट में, सब में एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपके जो है स्टडी प्लान में फ्यूचर गोल्स ये हो कि भाई आप पीएचडी करेंगे, मगर आपने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखे हैं कि भाई इसके बाद मैं फलां जॉब करूँगा। तो जो भी कहानी है वो सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसी होनी चाहिए, मेक श्योर करना है आप लोगों को इस तरह। तीसरे नंबर पे अगर आपके पास स्टडी प्लान है या रिसर्च प्लान है या क्या कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, तो उसमें एक सेक्शन आपका फ्यूचर गोल्स का होना चाहिए, जिसमें आप ये लाजमी बताएं कि भाई ये यहाँ से अगर मास्टर्स करेंगे तो उसके बाद आपका क्या प्लान है। कम से कम 10 साल, नेक्स्ट 10 साल के मतलब मास्टर्स के बाद आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट करेंगे, पोस्ट डॉक्टरेट के बाद फलां यूनिवर्सिटी में या फलां कंट्री में आप फलां यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर ज्वाइन करेंगे। इस तरह का 10 साल का रोड में विद इन 5 सेंटेंसेस आप दे दें और ये लाजमी ऐड करें। तो इस तरह करने से ये होगा कि आपके एडमिशन कम्युनिटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि ये बंदे को एक मतलब उसके फ्यूचर गोल क्लियर है और ये बंदा मतलब आगे की सोच रखता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने चौथे नंबर पे मतलब इनकी जो तुर्की का एक हिसाब किताब है उस पे तारीफ करनी है कि भाई आपकी फलां यूनिवर्सिटी का फलां प्रोफेसर उसके पास क्यों जा रहे हैं, तुर्की क्यों जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से अगर आप मास्टर्स करेंगे या पीएचडी करेंगे वो आपको किस तरह हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। 5वें नंबर पे आपके रिकमेंडेशन लेटर अच्छे से अच्छे होने चाहिए। प्रोफेसर्स को भी काफ़ी टाइम दें, उनके लिए आसानी करें। आप रिकमेंडेशन लिख के उनको भेजें और उनको कहें कि जो चीज़ इसमें से आप ऐड करना चाहते हैं करें, जो डिलीट करना चाहते हैं वो करें। इस तरह से एक टेलर मेड सिचुएशन हो जाएगी, आपके रिकमेंडेशन वो बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। उनको भी टाइम दें, खुद को भी टाइम दें, सही करके लिखें। छठे नंबर पे ये है कि प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इवन अगर आप वो नहीं चाह रहे उनकी रिक्वायरमेंट्स आईएलटीएस वगैरह नहीं है, अगर आपके पास आईएलटीएस सर्टिफिकेट है फिर भी आप लोग लाजमी अपलोड कर दें। ये आपके चांसेस बढ़ा देता है एज कम्पेयर टू जिसके पास आईएलटीएस नहीं होंगे। 7वें नंबर पे जो आपका लेटर ऑफ इंटेंट है उसको बिल्कुल ही वेरी स्पेसिफिक लिखें कि भाई आप तुर्की क्यों आना चाह रहे हैं, उसका कल्चर, लोकेशन या जो भी यूनिवर्सिटी है आप उसमें क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है या उस यूनिवर्सिटी की कौन सा डिपार्टमेंट है वो फेमस है या कौन सा प्रोफेसर है जिसके साथ आप काम करेंगे, और वो आपका क्या उसकी कौन सी रिसर्च लैब्स हैं जो आपको अच्छी लगी इस वजह से आप उस यूनिवर्सिटी के लिए या
इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आपको वेरी स्पेसिफिकली लिखना है, जनरली नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद अगर आपके एजुकेशन में कोई बैकग्राउंड में गैप है, अगर 6 साल, 2 साल का, तो उसमें आप लोग लाज़मी एक्सप्लेन करें कि वो गैप क्यों था, क्या मसला था, और इस तरह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आपने इस गैप के दौरान कौन-कौन सी प्रॉब्लम फेस किए और उनको किस तरह टैकल किया, उनको खाली नहीं छोड़ना आपने। और उसके बाद नवी पे ये है कि आपने इंटरव्यू एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद से शुरू कर दें। आप यूट्यूब से हेल्प लें कि भाई पीएचडी इंटरव्यू किस तरह होता है, मास्टर्स का स्कॉलरशिप इंटरव्यू किस तरह होता है, या तुर्की का स्कॉलरशिप इंटरव्यू किस तरह होता है। और आखिर में जो 10वीं टिप है ये है कि आप इंटरव्यू के मॉक सेक्शन, मतलब अपने दोस्तों को कहें कि वो आपसे इंटरव्यू लें, और आप आपस में बात करें, एक मतलब रियल टाइम सिमुलेशन करें इंटरव्यू की। जैसे वो आपका प्रोफेसर है, उसके बाद अगर आप कोई टीचर है तो आप उसके साथ भी 1-2 मरतबा कोशिश करें कि इंटरव्यू की पैनल बना के एक प्रैक्टिस कर लें। इस तरह ये होगा कि आप एक इंटरव्यू वाली जो सिमुलेशन होती है उसको आप फ़ील कर सकेंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो ये थी 10 ऐसी मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करना चाहिए, और 10 ऐसी चीज़ें जिनको करना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो ये था हमारा तुर्की के हवाले से वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये स्कॉलरशिप तुर्की में हासिल करने में मददगार साबित होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।